नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो से हम कक्षा 10 की गणित के 11वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। इन्हीं दोनों से संबंधित सवाल इसमें दिए गए हैं। अब ये त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में आपको समझना है। तो चलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिए। तो पहले हम आपको वृत्त के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद त्रिज्यखंड के बारे में बताएंगे, उसके बाद वृत्तखंड के बारे में बताएंगे। तो पहले आप लोग वृत्त के बारे में कुछ बातें नोट कर लीजिए। देखिए, ये मान लीजिए एक वृत्त है। चलिए वृत्त है, आप लोग जानते होंगे वृत्त में केंद्र होता है। तो चलिए ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है और इसे बच्चों वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये वृत्त की क्या है? परिधि है। ये वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु वृत्त का केंद्र है, उसे हम O से प्रदर्शित कर दिए हैं। और ये वृत्त की क्या है? परिधि है। ये वृत्त की परिधि है। अब देखिए, ये जो केंद्र है इसका नाम हम O रख दिए हैं। इस केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक एक लाइन खींच दीजिए। उस लाइन को त्रिज्या कहा जाएगा। उस लाइन को क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। तो ये देखिए, O से A तक जो लाइन है इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। जरूरी नहीं है उधर ही आप खींचिए, केंद्र से O तक लाइन एक ऐसा इधर खींच दीजिए ऐसे। ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। यानी O से A तक और O से B तक ये दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और चूंकि ये दोनों त्रिज्याएं एक ही वृत्त की हैं, एक ही वृत्त की हैं, अलग अलग वृत्त की नहीं है, तो चूंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो हैं एक ही वृत्त की हैं, इसलिए इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। जितनी बड़ी त्रिज्या OA होगी उतनी बड़ी त्रिज्या OB भी होगी। तो OA OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए, त्रिज्या को आप लोग जानते हैं R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या को R से, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो और देखिए आप लोग वृत्त के बारे में, जैसे देखिए ये वृत्त की क्या है? परिधि है। ये वृत्त की क्या है? परिधि है। इसकी लंबाई निकालने का सूत्र है, ये जो परिधि है कितना लंबा होगा इसको निकालने का एक सूत्र है। तो वृत्त की परिधि अर्थात परिधि की लंबाई निकालने का सूत्र है। तो वृत्त की परिधि, या लिखिए वृत्त की परिधि की लंबाई लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, 2 पाई r। इससे वृत्त की परिधि की लंबाई आपको मिल जाएगी। कितनी लंबी परिधि है वो इस सूत्र से आपको मिलेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है,
वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। जहाँ आर, ये जो आर लिखे जा रहे हैं ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर है। और देखिए, और वृत्त में व्यास भी होता है, तो व्यास का सूत्र है व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, मतलब त्रिज्या में 2 का गुणा कर दीजिए, त्रिज्या में 2 का गुणा कर दीजिए तो आपको व्यास मिल जाएगा। यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास माना जाता है। और देखिए, त्रिज्या मान लीजिए निकालना है, व्यास दिया रहे, त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। इनको यहाँ देखिए, व्यास का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो आपको व्यास मिल जाएगा। देखिए बच्चों, इन्हें अंग्रेजी अक्षरों में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे कि त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिज्या के लिए आर अक्षर लिखिए। अब व्यास जो है, व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर, जिसकी स्पेलिंग डी से शुरू होती है, डी से। तो व्यास को हम डी से प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे स्मॉल डी लिखिए चाहे कैपिटल डी लिखिए। तो इसे हम अंग्रेजी अक्षरों में लिखें तो डी बराबर होगा 2 गुणित आर, और इसे अंग्रेजी अक्षरों में लिखें तो आर बराबर होगा डी बटे में 2, डी बटे में 2। अंग्रेजी अक्षरों में ये इस तरह होंगे। और भी चीजें वृत्त की होती हैं बच्चों, जो भी आगे कुछ आएगा हम बताएंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए, तो हम आपको त्रिज्यखंड के बारे में बता रहे हैं। त्रिज्यखंड क्या है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब त्रिज्यखंड के बारे में बताया जाए, और उसके बाद तब वृत्तखंड के बारे में बताएं कि वृत्तखंड क्या है। तो चलिए, इसे हम ईड दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में सेक्टर कहा जाता है, सेक्टर, त्रिज्यखंड। तो चलिए बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, वृत्त का त्रिज्यखंड। हेडिंग डाल दीजिए, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, इसे अंग्रेजी में सेक्टर कहा जाता है। तो देखिए, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है, इसे देखिए ध्यान से। जैसे एक वृत्त बनाया जाए, तो मान लीजिए वृत्त है, चलिए वृत्त हुआ। तो देखिए, अभी हम बता रहे थे कि ये इसे परिधि कहते हैं। चलिए, इसे अभी हम बता रहे थे कि इसे क्या कहते हैं, परिधि। और यहाँ बीच में यहाँ क्या है, केंद्र है, केंद्र को उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये केंद्र है, ये क्या है, परिधि है। बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो परिधि है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, परिधि का एक छोटा सा भाग या कहिए एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, तो उस टुकड़े को चाप कहा जाएगा। इस टुकड़े को क्या कहेंगे, चाप। जैसे देखिए, हम एक टुकड़ा, इस परिधि का एक टुकड़ा ले लें, देखिए ऐसे, यहाँ देखिए, तो देखिए ये परिधि का यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा टुकड़ा है, इसी टुकड़े को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। इसी टुकड़े को क्या कहेंगे, चाप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है, ये चाप है, ये क्या है, चाप है। अब बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है ना, ये भी चाप है।
यहाँ से ध्यान देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टुकड़ा दिख रहा है ये भी चाप है, और ये पूरा जो बड़ा भाग दिख रहा है, बड़ा टुकड़ा दिख रहा है, ये भी क्या है, चाप है। बस अंतर ये है कि ये छोटा है, ये छोटा है इसलिए इसे लघु चाप कहेंगे, और ये बड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लघु चाप है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, दीर्घ चाप है। तो आपको चाप समझ में आया होगा चाप क्या है। तो चलिए अब हम आगे त्रिज्यखंड के बारे में बता रहे हैं क्या है। तो देखिए क्या करना है कि ये परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए। जैसे देखिए अभी एक बिंदु यहाँ ले लें, एक बिंदु यहाँ ले लें, तो इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, और यहाँ पी लिख दें। तो बच्चों ए से पी, पी से बी, यानी कि ए पी बी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है इसे आप मान लीजिए चाप है। ए पी बी क्या है, चाप है। यहाँ चाप कौन है, ए पी बी एक चाप है। अब क्या कीजिए कि ओ से ए तक एक लाइन खींच दीजिए, ओ से ए तक एक लाइन खींचिए, और ओ से बी तक भी एक लाइन खींचिए। ओ से ए तक एक लाइन खींचा जाए, एक लाइन ओ से बी तक खींचा जाए। तो देखिए ओ से ए, ओ से मतलब केंद्र ओ से ए तक एक लाइन खींच दिए, केंद्र ओ से बी तक एक लाइन खींच दीजिए। अब ये देखिए ये त्रिज्या है, ओ से ए तक क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ से बी तक भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ए पी बी क्या है, चाप है। तो बच्चों देखिए ये जो आपको इतना भाग दिख रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इतना भाग, इसी को बोला जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड। यही क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड है। इसी चीज को बोलेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। ये जो है यही है त्रिज्यखंड, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। और यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच में केंद्र पर यहाँ कोण भी बना होगा, यहाँ इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में यहाँ एक कोण बना होगा, इसे त्रिज्यखंड का कोण कहेंगे। तो ओ से ए से पी, पी से बी, बी से ओ, ये जो आकार आपको दिख रहा है यही त्रिज्यखंड है। अच्छा इसे आप लोग ध्यान से देखिए, इस त्रिज्यखंड में क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि इस त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याएं हैं। देखिए ओ ए एक त्रिज्या, ओ बी दूसरी त्रिज्या, और एक चाप है। एक क्या है, चाप है। यानी त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याएं हैं और एक क्या है, चाप है। त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याएं हैं, ओ ए ओ बी दो त्रिज्याएं हैं, और एक क्या है, चाप है। इसका मतलब त्रिज्यखंड जो है वो दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना होता है। त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना होता है। तो हम लोग इसे त्रिज्यखंड के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। देख लीजिए एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और एक चाप है। तो इन दोनों त्रिज्याओं और इस चाप से घिरा हुआ जगह यही है,
और इसी को क्या कहा जा रहा है, त्रिज्य खंड। अच्छा, इसे हम काट के अलग कर दें, तो चलिए इसे हम काट के अलग कर दें, ऐसे यहाँ बाहर निकाल दिए। चलिए इसे हम बाहर निकाल दिए ऐसे। चलिए उसे हम बाहर निकाल के रख दिए। यहाँ O था, यहाँ A था, और यहाँ B और यहाँ P। तो देखिए उसी को हम जैसे त्रिज्यखंड कह रहे थे उसी को हम निकाल के बाहर कर दिए ऐसे। तो ये त्रिज्यखंड देखिए है, इसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड है। अच्छा, जब इसमें से ये चीज निकाल दिया गया तो जो बचा है उसे देखिए, जो बचा है उसे देखिए। देखिए ऐसे वृत्त ऐसे था, चलिए वृत्त देखिए ऐसे था, यहाँ केंद्र था, यहाँ एक त्रिज्या इधर खींचे थे, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या इधर खींच दिए थे ऐसे, और यहाँ O था, यहाँ A था, यहाँ B था, और इसी चीज को हम क्या कह रहे थे, त्रिज्यखंड। इसी को क्या कह रहे थे, त्रिज्यखंड ना। अब इसे हम काट के यहाँ रख दिए, यानी इसे काट के यहाँ रख दिए, इसे काट के यहाँ रख दिए, तो देखिए यहाँ बचा क्या। अब देखिए ये इस तरह का बचा होगा, इसी तरह का देखिए यहाँ भी बचेगा। अगर इसे हम काट के निकाल के अलग कर दें तो इसी तरह का यहाँ बचा होगा। तो इसमें अब देखिए क्या है, कि जो बचा हुआ भाग है उसमें देखिए ध्यान से क्या है। देखिए इस बचे हुए भाग में क्या है, तो बचे हुए भाग को आप देखिए तो इसमें भी ये OA क्या है, त्रिज्या है, OB क्या है, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये चाप है, ये क्या है, चाप है। यहाँ Q लिख दें तो AQB, AQQ से B ये चाप है, और OA और OB क्या है, त्रिज्या है। तो आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी दो त्रिज्याएं हैं और एक क्या है, चाप है। दो त्रिज्याएं हैं और एक क्या है, चाप है। और दो त्रिज्याएं और एक चाप रहे तो क्या है, त्रिज्यखंड। यानी यहाँ भी देखिए ये जो इतना जगह दिख रहा है, ये सब जगह वो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ है, और दो त्रिज्या एक चाप से घिरे हुए आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी क्या है, त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में देखा जाए तो इसमें भी दो त्रिज्याएं हैं एक चाप है, और यहाँ देखिए इसमें भी दो त्रिज्याएं हैं एक चाप है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों त्रिज्यखंडों में। तो ध्यान से देखिए कि इसका चाप जो है, यहाँ देखिए इसका चाप छोटा है, इसका चाप कैसा है, छोटा है। और ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, यहाँ देखिए बड़ा वाला जो है उसका चाप कैसा है, लंबा है, बड़ा है। तो इसे ये छोटा है, ये छोटा है तो इसे लघु त्रिज्यखंड कहिए। ये कैसा त्रिज्यखंड है, लघु। और ये बड़ा है तो इसे क्या कहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड कहिए। तो दोनों में यही अंतर है कि एक छोटा त्रिज्यखंड है, एक बड़ा। ये वाला छोटा त्रिज्यखंड है और ये वाला बड़ा। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये वाला कैसा है, लघु, लघु। तो बच्चों त्रिज्यखंड यही होता है, दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। अब इसके सूत्र के बारे में हम बच्चों लिख दे रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, लघु वाले का कैसे आएगा, दीर्घ वाले का कैसे आएगा, ये सबको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये O नाम है, और यहाँ से यहाँ तक का कोण देखिए कितना बनेगा,
चलिए यहाँ हम वो लिख दे रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से वो हटा के यहीं कर दें। ये केंद्र का नाम वो रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना था? थीटा। थीटा था ना। अब पूरे एक चक्कर का कोण कितना होता है? एक चक्कर का पूरा कोण कितना होता है? 360। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का कोण अगर हम थीटा मान लिए हैं, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना होगा? पूरा 360 होता है। यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण। ये होगा 360 माइनस थीटा। कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो लघु त्रिज्यखंड में ये थीटा त्रिज्यखंड का कोण है, और दीर्घ त्रिज्यखंड में 360 माइनस थीटा क्या है? त्रिज्यखंड का कोण है। तो चलिए हम इसका सूत्र लिख दे रहे हैं। तो सूत्र लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का, लघु का भी और दीर्घ का भी। तो पहला सूत्र है त्रिज्यखंड कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर। एक सूत्र और इसका लिखिए, क्या कहते हैं, ये जो त्रिज्यखंड में चाप होता है, ये त्रिज्यखंड में ये जो चाप है, चाप, इसकी लंबाई निकालने का सूत्र है। तो लिखिए यहाँ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है। अच्छा बच्चों, ये सूत्र लिखा है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, इससे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। इससे किसका क्षेत्रफल आएगा? इस सूत्र से लघु त्रिज्यखंड का। अब दीर्घ वाले का निकालना होता तो तीसरा लिख दीजिए, तीसरा सूत्र दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब दीर्घ देखिए, जैसे लघु के लिए लिख रहे थे, लघु वाले के लिए, तो ये थीटा को यहाँ लिखे थे क्योंकि लघु में थीटा कोण था, तो थीटा यहाँ लिखे थे। और दीर्घ वाले में देखिए तो कोण कितना है? 360 माइनस थीटा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा और बटे में 360 और गुणित में पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा और बटे में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। एक तरीका और है, अगर आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस सूत्र से नहीं निकालना चाहते हैं तो एक तरीका और है। देखिए ये पूरा चीज, ये जो दिख रहा है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, और ये क्या है? लघु है। अब पूरा ये दोनों त्रिज्यखंड, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, वो पूरे वृत्त के अंदर ही बने हुए हैं। वृत्त के अंदर ही दोनों त्रिज्यखंड हैं, चाहे लघु वाला हो चाहे दीर्घ वाला हो। तो अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले का त्रिज्यखंड घटा दें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तब भी हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो एक तरीका और है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका क्या है कि पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और उसी में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट यही सूत्र लगा के निकाल लीजिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इससे आ जाएगा, और ये सूत्र लगाएंगे तो आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ चाहे तो आप लघु लिख सकते हैं। तो बच्चों ये त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड से संबंधित एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं। उसके बाद तब वृत्तखंड आएगा और उसके लिए एक उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए हम बता रहे हैं उदाहरण नंबर 1, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उदाहरण 1 बताया जाए। तो चलिए लिखिए उदाहरण नंबर 1। चलिए इसे हम ईंट दे रहे हैं। बच्चों जो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है उसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वाले का भी और लघु वाले का भी। तो पहले इसी उदाहरण को बता दें, ये जो सूत्र अभी लिखे थे ये क्लियर हो जाएगा आपका, तब आपको आगे वृत्तखंड बताएंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 लिखिए। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1 लिखा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, इसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों ये उदाहरण 1 में दिया गया है, तो इसी को चलिए हल किया जाए। तो देखिए बच्चों क्या दिया गया है, सवाल को पढ़िए ध्यान से आप लोग। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, यानी कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दिए हैं कितना, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यही लिख दें कि दिया है वृत्त की त्रिज्या, ब्रैकेट में स्मॉल r, त्रिज्या को r से लिखते हैं, इसका मान 4 सेंटीमीटर।
चलिए, चाहे हिंदी में सेमी लिखिए चाहे सीएम लिख लीजिए। और देखिए क्या दिया गया है, कोण दिया गया है। वो कोण किसका है, वो जो त्रिज्यखंड बना होगा उसी का कोण है। तो त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण कोष्ठक में थीटा लिखिए। अब थीटा का मान कितना है, 30 अंश। चलिए, थीटा का मान दिया गया है। और देखिए, ये दोनों चीजें दी गई थी सवाल में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ दीर्घ लगा दिए हैं, इसका मतलब यहाँ जो त्रिज्यखंड है वो लघु वाला होगा। इसका मतलब हमें लघु और दीर्घ दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए, पहले लघु वाले का निकाला जाए। निकालने को चाहे जो सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, तो पहले लघु वाले का निकाला जाए। यहाँ लिखे सूत्र, हम जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है लघु वाले का, थीटा बटे 360 गुणित में पाई आर स्क्वायर। इसी में मान रखिए, ये सूत्र है। थीटा की जगह 30 अंश लिखिए, 30 बटे में 360। पाई का मान सवाल वाले बच्चों इसमें दिए हुए हैं, पाई का मान 3.14 दे दिए हैं, इसलिए आप लोग पाई का मान 3.14 रखिए। चलिए, पाई की जगह हम 3.14 रख रहे हैं। और आर के जगह, आर का मान देखिए 4 दिया गया है, तो यहाँ आर के जगह 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, तो 3/36 गुणित 3.14 और यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16। अब यहाँ से देखिए 3 × 3, 3 × में 36, 12 × 36 होता है, और 4 × 12, 4 × 4 16 कट जाएगा। गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा इसमें कीजिए, 4 × 4 16 × 6, 4 × 1 4 1 5 और 0.4 × 12 बटे में 3। अब 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 × 4 12, कितना आ जाएगा, 12.56 में 3 से भाग देंगे, 4.19 तक आएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। देखिए बच्चों, अगर सवाल में सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। यानी कि सवाल में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। अगर सवाल में मीटर होता तो हम यहाँ मीटर स्क्वायर लिखते। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, वो भी क्षेत्रफल का उत्तर लिखते समय। अच्छा, चलिए अब दीर्घ वाले का निकाला जाए। दीर्घ वाले का निकाला जाए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुणित में पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रखिए 360 गुणित नहीं, माइनस थीटा का मान 30 अंश, 30 अंश और बटे में 360 और गुणित पाई का मान 3.14 गुणित आर का मान 4 का स्क्वायर। चलिए,
अब 360 में 30 घटाइए तो 330 बटे में 360 गुणित 3.14 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16। हाँ, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए 3 ग्राम 35 और 3 से इसे काटिए 12, तो यहाँ 11 बटे 12। अच्छा, 12 को 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, तो कुल मिला के 11, देखिए 11 और यहाँ 11, ठीक है, 11 गुणित 4 का गुणा इसमें अभी किए थे, देखिए 4 का गुणा 3.16 में 14 में किए थे तो 12.56 आया था। यहाँ 12.56 लिखिए और नीचे में 3 लिखिए। अब 11 का गुणा कीजिए, 11 छक्का 66, 6 हासिल, 11 पचे 55 और 55 5 60 1 61 1, 6 हासिल, 11 दूना 22, 22 6 28 कहीं 8, 28 कहीं 8 और 11 का 11 2 13 और 2 अंक पे 10 होगा। अब बटे में 3 से इसे काटिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 बचा और 8, 3 छक 18.0 3 पचे 15, इतना आएगा 46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्षेत्रफल का उत्तर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख दीजिए, लगभग इतना आएगा, लगभग। तो ये देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या है, क्षेत्रफल है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया, 46.05। इसे हम 46.1 भी लिख सकते हैं, 46.1 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, यहाँ लगभग लगभग। चलिए अब देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिए, उससे आगे। अब एक तरीका हम और बताए थे कि ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र मत लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितना आएगा उसमें से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आया घटा दीजिए, तब भी दीर्घ वाले का आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 और गुणित 4 स्क्वायर, गुणा कीजिए 3.14 में 16 का गुणा तो होगा 16 चौका 64, 6 हासिल, 16 का 16, 4 20 2 22, 2 हासिल और 16 3 48 49 50, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का। अब हमें त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का चाहिए, इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालना बताए थे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसे घटा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर में से घटाना कितना है लघु वाले का, लघु वाले का कितना आया है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटा के देखिए कितना आएगा, 50.24 में से 4.19 घटाना है, तो देखिए 14 इधर से उठा लीजिए, 14 में से 9 घटा 5, 1 में घटा 0 और इधर 10 में से 4 घटा 6 और यहाँ 4, तो कितना है 46.19
0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को हम वहाँ लिख दिए थे 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख दिए, लगभग। ये उत्तर हुआ। तो देखिए बच्चों वही तो आया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र से लगा रहे हैं तब भी वही आ रहा है, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिए तब भी वही आ गया। इसका मतलब आप लोग चाहे जैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये त्रिज्यखंड है और उदाहरण नंबर 1 उससे आधारित था, उसे हम बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में आपको हम वृत्तखंड के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित उदाहरण नंबर 2 दिया गया है उसे भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।